हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सदिश, मतलब कि वेक्टर्स। और बेटा ये जो चैप्टर है ये आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी और एडवांस में भी। इस चैप्टर में से सदिश और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री जो है उसमें से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन मेंस में भी और एडवांस में भी जो है हर पेपर में इसमें से आएगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर है अगर हम इसको अच्छे से समझ जाएं तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है कि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व ना कर सकें, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें हमें सोचना, दिमाग में डायग्राम बनना, क्योंकि जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें 3D ज्योमेट्री में दिखती हैं, है ना, तो उनको बोर्ड पे बनाकर 3D में नहीं दिखाया जा सकता, तो हमें सोचना ज़्यादा पड़ता है। तो अगर हम अच्छे से डायग्राम वगैरह दिमाग में सोच पाते हैं कई बार क्वेश्चंस के, तो हम इसके क्वेश्चन आसानी से जो है हल कर पाएंगे, ठीक है। तो सदिश होता क्या है? सदिश और एक अदिश होता है। अदिश होता है स्केलर क्वांटिटी, सदिश होती है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो सदिश की परिभाषा क्या है? सदिश एक ऐसी राशि है जिसे परिमाण तथा दिशा दोनों से परिभाषित किया जाता है। जिसे परिमाण तथा दिशा, परिमाण का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड, और दिशा मतलब डायरेक्शन। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसमें उसकी जो लंबाई है वो भी फिक्स है, जिसका परिमाण भी फिक्स है और उसको एक दिशा भी दी जाती है। तब ऐसी संख्या को हम सदिश कहते हैं। या ऐसा बोल लो, एक रेखाखंड, रेखाखंड समझते हैं? रेखा तो पूरी अनंत से माइनस अनंत तक जाती है। रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित है, उसको अगर दिशा दे दें, एक रेखाखंड को अगर हम एक दिशा दे दें, रेखाखंड था मान लो ए बी, और हमने दिशा दे दी ऐसे एरो, जो एरो है ना जैसे तीर का होता है, ऐसे अपन ने बना दिया। तो इस रेखाखंड, निश्चित लंबाई का रेखाखंड को जब दिशा दे देते हैं तो हम इसे सदिश बोल सकते हैं। तो इसमें जो ए होता है, ए को बोलते हैं बेटा प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और बी को क्या कहते हैं? अंतिम बिंदु, ठीक है बेटा। प्रारंभिक मतलब इनिशियल पॉइंट मतलब वो वाला बिंदु जहां से सदिश शुरू हो रहा है। ए प्रारंभिक बिंदु है और जिस पर खत्म हो रहा है बी, इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? हम ए बी के ऊपर ऐसे ये तीर जो है एरो बना देते हैं। ए से शुरू होकर बी पे जा रहा है, तो इसको हम सदिश बोलते हैं। और ए बी की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई होगी, ए बी सदिश का परिमाण क्या मतलब होता है? इसको हम दर्शाते हैं मापांक ए बी से। ऐसे परिमाण भी बोल सकते हैं, मापांक भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है ए बी की लंबाई। आ गई बात समझ में? इसका मतलब होता है ए बी की लंबाई, इस ए और बी के बीच की दूरी या उस सदिश की लंबाई कितनी है, हम उसको उसका परिमाण बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो बेसिक क्या क्या चीजें हुई, जहां एरो लग रहा है तो मतलब यहां से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, तो जिससे शुरू होगा उसे प्रारंभिक बिंदु, जहां खत्म होगा उसे अंतिम बिंदु। और सदिश का दिशा तो दे ही दी हमने, और परिमाण जो होता है वो मतलब उस सदिश की लंबाई को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक इसकी परिभाषा हो गई जो अपन को समझ में आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिश के मध्य कोण, ठीक है। या आप बोल सकते हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको कैसे परिभाषित करते हैं? दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो कैसे दर्शाते हैं? तो बेटा उसके लिए दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान होना चाहिए। दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान होना चाहिए। देखो बेटा, प्रारंभिक बिंदु समान होने का क्या मतलब है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो, अच्छा और जैसे ये ए बी वेक्टर है, इसके ऊपर मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वेक्टर, मतलब ये जो पूरा सदिश है, ये सदिश कौन सा है? ए वेक्टर के बराबर है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो बेटा ये एक ओ पॉइंट, मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये एक
ए सदिश है और ये बी सदिश है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो दोनों सदिशों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो समान होना चाहिए। तब उन दोनों के बीच में जो कोण आता है थीटा, इसको हम सदिश के बीच का कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो थीटा हो गया एंगल सी ए बी, ये दो सदिश, कौन कौन से सदिश, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण कहलाता है। और थीटा का जो परिसर होता है बेटा, थीटा 0 से लेकर पाई तक होता है। सदिश के बीच में न्यूनतम एंगल, दो सदिशों के बीच में न्यूनतम एंगल 0 और अधिकतम एंगल जो है वो पाई हो सकता है, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, थीटा बराबर ए सदिश और बी सदिश के बीच में ये वाला सिंबल लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है इन दोनों के मध्य कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दो सदिश के मध्य कोण, जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे इसका मतलब ए और बी सदिश के बीच का कोण पूछा है या कोण दिया गया है, ठीक है। हाँ बेटा, अगर थीटा पाई बाय 2 होगा, अगर थीटा पाई बाय 2 होगा तो ए सदिश बी सदिश के लंबवत होगा, ए सदिश बी सदिश के लंबवत होगा। और यदि थीटा बराबर 0 या पाई हुआ, थीटा बराबर 0 या पाई, देखो 0 का मतलब तो ऐसा हो गया, ये हो गया ए सदिश और ये हो गया बी सदिश, ठीक है क्या, ए सदिश और बी सदिश। और थीटा अगर पाई होगा तो इनका जो दिशा है वो उल्टी हो जाएगी, बस जो दिशा होगी ए और बी की वो उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ऐसे एरो बनाया है, इसमें ऐसे एरो बनाया है, ठीक है ना। तो जब थीटा 0 या पाई होगा तो सदिश कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं, ए व बी, ए व बी समानांतर हो, ठीक है भाई, ये लिख लेना है। तो ये बेसिक अपन को चीजें बिल्कुल समझ में रहनी चाहिए। और ये चीजें बार बार आपको ऐसा नहीं कि पढ़ने की जरूरत पड़े, एक बार पढ़ो और एकदम दिमाग में छप जानी चाहिए कि सदिश कैसे लिखते हैं, है ना। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु क्या होती है, परिमाण क्या होता है उसका, सदिश की लंबाई, दो सदिशों के बीच में कोण क्या होता है, थीटा अगर लिख रहे हैं तो थीटा 0 से लेकर पाई तक होगा, है ना। थीटा अगर 0 या पाई है तो दो सदिश समानांतर होंगे, उनकी दिशा समान भी हो सकती है और उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकती है। समान डायरेक्शन होगी तो थीटा 0 होगा और उल्टी डायरेक्शन में होगी तो उससे थीटा पाई होगा। और थीटा जब पाई बाय 2 होगा तो ए और बी सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। और थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में हुआ, थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में हुआ तो दोनों सदिशों के बीच में न्यून कोण बनेगा। और यदि थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में हुआ तो दोनों सदिशों के बीच में अधिक कोण बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा और एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई बेटा दो सदिशों के मध्य कोण की परिभाषा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है कुछ स्पेशल प्रकार के सदिश, ठीक है ना। तो कुछ भिन्न प्रकार के सदिश जो हैं वो हमें पढ़ने हैं, जिनमें से पहला है शून्य सदिश। क्या कहते हैं, शून्य सदिश, ठीक है। तो आप लिखते जाइए, ये लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट आप हेडिंग में लिखेंगे शून्य सदिश, ठीक है बेटा। क्या होता है ये शून्य सदिश, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या आप इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हो। नल सेट होता है ना, जैसे नल मतलब रिक्त समुच्चय जैसे होता है, वैसे शून्य सदिश है ना। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, तो इसको ओ से कई बार दर्शाते हैं, ओ के ऊपर वेक्टर बना देते हैं। तो ये कैसा सदिश होता है बेटा, ऐसा मान लीजिए एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य है, जिसका परिमाण शून्य है और कोई दिशा नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इनिशियल व फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है। इनिशियल व फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट मतलब, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जिसका समान होता है, ठीक है। तो इसका जो परिमाण होता है शून्य सदिश का, जो परिमाण होगा वो कितना होगा बेटा, 0, और कोई दिशा नहीं होती, और इसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। फिर आप कहोगे फिर क्या मतलब हुआ, अरे ठीक है, तो मतलब तो कुछ नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है दो अपन आगे सीखेंगे, दो दिशाओं को जोड़ना या कुछ भी हम आगे कर रहे हैं तो वो शून्य सदिश बन सकता है, ठीक है ना। तो शून्य सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, जिसका कोई परिमाण नहीं है या परिमाण 0 है और उसकी कोई दिशा नहीं होती, ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगला आप लिखेंगे इकाई सदिश। क्या कहेंगे, लिखेंगे इकाई सदिश। इकाई सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक सदिश इकाई सदिश कहलाता है। एक सदिश इकाई सदिश होगा यदि उसकी दिशा, यदि उसकी दिशा एक सदिश की दिशा में है और उसका परिमाण बराबर एक इकाई है। और उसका परिमाण एक इकाई है। देखो बेटा, इकाई सदिश नाम से समझो, सदिश ही है जो हमें, जैसे ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, तो जो दिया हुआ वेक्टर है उसी वेक्टर की, उसी सदिश की दिशा में होगा, बस उसका परिमाण एक होना चाहिए। इसको हम दर्शाते हैं बेटा ए के ऊपर ऐसे सिंबल से ए कैप बोलते हैं। ए कैप वेक्टर, ए कैप वेक्टर मतलब ये एक इकाई सदिश है। और इसको लिखने का तरीका होता है, ए सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दो। ए सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दो, तो जो सदिश बनकर आएगा वो इकाई लंबाई का होगा, ठीक है ना। उसकी जो लंबाई होगी वो एक इकाई की होने वाली है, ठीक है। ऐसे सदिश को हम इकाई सदिश बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, जैसे ये एक सदिश है ना, समझना बेटा, ये एक सदिश है और इसकी लंबाई एक इकाई थी। इसी दिशा में मैंने एक और सदिश बनाया है, मान लो ये बी वेक्टर था और इसकी लंबाई 2 है। तो ये दोनों सदिश भिन्न है कि समान है? ऑफ कोर्स भिन्न है, क्योंकि सदिश को परिभाषित करते हैं दिशा और लंबाई दोनों से। तो कोई भी चीज बदली, दिशा बदली तो सदिश बदला, लंबाई बदली तो भी सदिश बदला। तो ये तो हो गया इकाई सदिश, और ये उसी दिशा में दूसरा सदिश है जिसकी लंबाई 2 है। तो एक ही दिशा में कितने हम सदिश बना सकते हैं? हम अनंत सदिश बना सकते हैं। सबकी लंबाई जो है वो चेंज करते रहो, दिशा समान भी रखोगे तो भी अनंत सदिश बनते चले जाएंगे। तो इकाई सदिश एक ऐसा सदिश है जो दिए हुए सदिश की दिशा में है, पर उसकी लंबाई जो है वो एक इकाई की होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ये है इकाई सदिश की परिभाषा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद परिभाषा है अगली, समान सदिश। क्या परिभाषा लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। समान सदिश, समान सदिश, या हम इनको बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। क्या होते हैं भाई समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स? दो सदिश हमेशा समान करना है तो दो सदिशों को साथ लेना पड़ेगा। तो दो सदिश समान होंगे यदि उनकी दिशा व परिमाण समान है, दोनों समान। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। आगे बात समझ में क्या बात है कि दो सदिश समान तभी होंगे जब दोनों की जो है दिशा भी और उनका परिमाण भी, दोनों ही जो चीजें हैं वो समान होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो दोनों सदिश जो हैं वो समान सदिश कहलाएंगे, ठीक है भाई। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये, तो अपन को खैर वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए
कि समान सदिश, समान नाम लिखा है तो समान का क्या मतलब है, दिशा भी समान होनी चाहिए और उनका परिमाण भी समान होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद समान सदिश के बाद अगली जो परिभाषा है वो आती है बेटा कोलिनियर वेक्टर्स की। कौन से वेक्टर्स की? कोलिनियर, संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश, या इंग्लिश में हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। तो चलिए आप पहले परिभाषा लिख लीजिए बेटा इसकी। दो सदिश संरेखीय कहलाते हैं यदि उनका दिष्ट रेखाखंड समानांतर हो। दिष्ट मतलब जिसको डायरेक्शन जो है दे रखी है। दो सदिश संरेखीय होंगे यदि उनकी दिष्ट रेखाखंड समानांतर है। ठीक है, यदि उनकी दिष्ट रेखाखंड समानांतर है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका देखो मतलब ऐसे समझो, मान लो एक वेक्टर ये है, इसको मैंने लिखा ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है। अब ये रेखाखंड है ना, तो इनकी जो रेखाखंड है ये मान लो इस डायरेक्शन में था, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये इस दिशा में था, और एक और मैं बना लेता हूँ मान लीजिए इस प्रकार से, ये इसी दिशा में ये सी वेक्टर है। ठीक है भाई। तो ये जो वेक्टर्स हैं अगर उनके दिष्ट रेखाखंड, उनकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो उनके रेखाखंड है वो समानांतर है, तो ये सभी वेक्टर संरेखीय वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेखीय वेक्टर। संरेखीय वेक्टर में दोनों की दिशा समान भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। ठीक है, असमान का मतलब देखो रेखाखंड तो पैरेलल ही होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। थीटा उनके बीच का 0 भी हो सकता है और थीटा जो है उनके बीच में पाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो सदिश हैं इनको जो है हम संरेखीय सदिश कहते हैं। ठीक है, अगर इनकी जो दिशा है, अगर इनकी दिशा समान होगी तो हम इनको समदिश सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? समदिश तथा असमदिश। तो इधर आप ऐसे लिख सकते हो ए व सी, ध्यान से देखो ए व सी समान दिशा में, तो इनको हम बोलेंगे समदिश सदिश, समदिश सदिश। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? डेफिनेशंस हैं, आप लोग लिखते रहो। और जैसे ए व बी की बात करें, ए सदिश व बी सदिश, या फिर बी व सी सदिश की बात करें, तो देखो ए और बी का भी जो है डायरेक्शन ऑपोजिट है और बी और सी का भी उल्टा पुल्टा डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं असमदिश सदिश, असमदिश सदिश। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं बताता हूं अभी आपको। इंग्लिश में समदिश सदिश को बोलते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर्स। और इसको बोलते हैं बेटा अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आ गए? लाइक पैरेलल, लाइक मतलब लाइक करते हैं ना, जैसे एक लाइक तो एक ही दिशा में होंगे तो समदिश सदिश, और उल्टी डायरेक्शन में होंगे तो असमदिश सदिश इनको बोला जाता है। पर ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं? संरेखीय सदिश। ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं? समरेखीय सदिश। अच्छा, अब बेटा अगली चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सदिश संरेखीय है, यदि सदिश संरेखीय है तो हम एक सदिश को दूसरे की टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए को सी की टर्म्स में, सी को ए की टर्म्स में लिखना है, तो मैं सी सदिश को लैम्डा टाइम्स ए सदिश लिख सकता हूं, जहां लैम्डा एक अदिश क्वांटिटी है, लैम्डा एक स्केलर अदिश क्वांटिटी है। ठीक है ना, और लैम्डा की जो वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू कोई धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। देखो अगर चिन्ह दो सदिशों के ऑपोजिट होते हैं, यदि दो सदिशों के चिन्ह ऑपोजिट है, मैं आपको समझा दूं, मान चिन्ह ऑपोजिट मतलब क्या मतलब है? ये ए वेक्टर है और इसी को मैं ऐसे लिखूं,
ठीक है, तो बेटा ये माइनस ए वेक्टर कहलाता है सिर्फ अगर उसकी दिशा को बदल दिया जाए। जैसे फिजिक्स में कह रहे थे ना, एक तरफ हम चलते हैं तो वेलोसिटी हमने पॉजिटिव मानी, तो उसकी उल्टी तरफ से जो आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, करेक्ट। तो क्योंकि वेलोसिटी सदिश संख्या होती है, उसी प्रकार से अगर आपने सिर्फ सदिश की डायरेक्शन को पलट दिया तो सदिश का जो वैल्यू है वो माइनस से बदल जाता है। समझ में आया? माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? उसकी दिशा उल्टी हो गई, ये सदिश का चिन्ह के बाहर माइनस समझाता है। परिमाण नेगेटिव नहीं हो सकता, परिमाण तो लंबाई है, माइनस चिन्ह उसकी दिशा को पलटना सिखाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें C और A समान दिशा में थे, बस C की लंबाई और A की लंबाई में कुछ अंतर था, तो लंबाई का जो फर्क है वो लैम्डा गुणा करने से पता चल जाएगा। 2/3, 3/4, 4, 6, 5, 1/2 कुछ भी, तो लैम्डा तो एक अदिश संख्या हो गई, पर दिशा नहीं बदलनी, तो इसलिए लैम्डा धनात्मक होना चाहिए ताकि चिन्ह ना बदले, C और A का चिन्ह ना बदले। उसी प्रकार से यदि B को A के रूप में लिखना है तो B वेक्टर को मैं लिखूंगा, मान लो म्यू टाइम्स ऑफ A वेक्टर, जहां म्यू जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, पर अब की बार म्यू एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि मुझे देखो मापांक उनका जो लंबाई है उसमें तो अंतर करना ही है, उसके साथ साथ उसकी दिशा को भी पलटना है। ए की दिशा का उल्टा करना है, तो जब मैं नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई होगी तब उसकी दिशा उल्टी आएगी। तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम संरेखीय सदिशों को एक सदिश को दूसरे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सिर्फ एक अदिश संख्या से गुणा करना। वो अदिश संख्या या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। धनात्मक होगी यदि दोनों सदिशों की दिशा समान थी, और यदि उन दोनों की दिशा असमान है, उल्टी डायरेक्शन में है, तो वो जो अदिश संख्या है, वो जो स्केलर क्वांटिटी है, उसका मान नेगेटिव वास्तविक संख्या होगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो इसको अपन को समझ के रखना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं कुछ और चीजें भी लिखवा देता हूं इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो जब संरेखीय सदिश होते हैं तो हम उनको ये भी बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे पे रैखिक रूप से निर्भर करते हैं। मतलब C जो है वो A पर रैखिक रूप से निर्भर है, इसे बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को क्या बोलते हैं? रैखिक रूप से निर्भर करना। रैखिक रूप से निर्भर करना, ठीक है ना। दो सदिश अगर संरेखी हैं तो वो रैखिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सही बात है। रैखिक रूप से मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, एक का दूसरे से लीनियर अदिश से गुणन करने पर दूसरा वेक्टर हम मान निकाला जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं कह रहा था मैं लिखवा देता हूं, आप लोग लिखेंगे। यदि A व B, A सदिश और B सदिश है, यदि A व B असंरेखीय सदिश है, असंरेखीय सदिश है, क्या मतलब हुआ भाई? मतलब वो एक दूसरे पर रैखिक रूप से निर्भर नहीं करते। हम उसको A को लैम्डा टाइम्स B या म्यू टाइम्स B के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और x a प्लस वाई बी सदिश 0 है। x a सदिश प्लस वाई बी सदिश 0 है, जहां x और y कोई स्केलर या अदिश संख्या है। ठीक है, तो इससे हमें यह प्राप्त होगा कि x और y दोनों निश्चित तौर पर शून्य होने ही चाहिए। देखो बेटा, ऐसा क्यों है कि यदि x और y शून्य नहीं हुए तो आप a को कैसे लिख सकते हो बेटा? माइनस वाई बाई एक्स बी ऐसे लिख सकते हो। माइनस वाई बाई एक्स एक अदिश संख्या है, इसका मतलब आपने a को लैम्डा b के फॉर्म में लिख लिया। और अगर आपने a सदिश को b के रूप में लिख लिया तो इसका मतलब a और b जो होंगे, A और B जो होंगे वो तो संरेखीय हो गए, जबकि हमें बोला है A और B असंरेखीय, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको इस रूप में नहीं लिख सकते। तो ये तभी संभव होगा जब x भी शून्य होगा और y भी शून्य होगा। देखो, मैं इसको समझाने के लिए बहुत आसान से आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे देखो, मान लेते हैं जैसे आपने ऐसा देखा होगा, कभी ऐसा लिखा हुआ है बेटा x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर 2 आई कैप
प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप लिखा है। अब ये i कैप j कैप k कैप क्या है यार, फिजिक्स में इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। वैसे तो मैं समझाने वाला हूँ अभी आगे सब चीजें, पर फिर भी आपने ये पढ़ा ही होगा। i कैप मतलब एक इकाई सदिश है, कहाँ पर, पॉजिटिव x अक्ष की दिशा में। j कैप एक इकाई सदिश है पॉजिटिव y अक्ष की दिशा में, और k कैप एक इकाई सदिश है पॉजिटिव z एक्सिस की दिशा में। टोटल 3 दिशाएं अपन लेके चलते हैं, 3D अपन मान के चलते हैं कि अपनी जो दिशाएं वो 3 दिशाओं में सारी चीजें हो जाती हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो किसी की भी पोजीशन के लिए, किसी भी बिंदु की एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हमें 3 निर्देशांक चाहिए होते हैं 3D में। अगर हम बात करें x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक। अब i कैप j कैप k कैप क्या कोई संरेखीय सदिश है? बिल्कुल नहीं है। i कैप j कैप की दिशा अलग है, j कैप k कैप की दिशा अलग है, कोई भी समानांतर सदिश नहीं है। समानांतर नहीं है तो संरेखीय नहीं है। अगर ये संरेखीय सदिश नहीं है और इसको बराबर आप एक तरफ लाके लिखो तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x माइनस 2 i कैप y माइनस 3 j कैप z माइनस 4 k कैप बराबर 0। अब हम जानते हैं कि i कैप j कैप k कैप सब किस प्रकार के सदिश है? असंरेखीय। सही बात है क्या? ये सभी असंरेखीय सदिश हैं। अब ये असंरेखीय सदिश है तो मतलब हम इसका, ये जो मैंने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं ना, रैखिक रूप में जब हम इनको कर रहे हैं तो ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर सकते। निर्भर नहीं करेंगे ये तभी संभव होगा जब x माइनस 2 भी 0 हो, y माइनस 3 भी 0 हो और z माइनस 4 भी 0 हो। मतलब x होना चाहिए 2, y होना चाहिए 3, z होना चाहिए 4। ये चीज हम डायरेक्ट कर लेते थे, x को 2 के बराबर, y को 3 के बराबर और z को 4 के बराबर करते थे। तो इसलिए करते थे क्योंकि i कैप j कैप k कैप संरेखीय नहीं होते। संरेखीय हैं तो नहीं कर सकते, पर असंरेखीय सदिशों में डायरेक्ट हम उनके गुणांकों को 0 करके, जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम x y z वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ये मतलब है, ये अंतर है संरेखीय और असंरेखीय सदिश में। संरेखीय मतलब रैखिक रूप से जो निर्भर करते हैं, और जो रैखिक रूप से एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते वो असंरेखीय सदिश होते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो इसको करने की, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है बेटा कि ए बी सी ये 3 सदिश इस प्रकार हैं कि कोई भी 2 संरेखीय नहीं, संरेखीय नहीं है। इनमें से कोई भी 2 संरेखीय नहीं है। उसके अलावा a प्लस बी सदिश और a प्लस बी सदिश और b प्लस सी क्रमशः c व a से संरेखीय हैं, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, a b c में से तो कोई से भी 2 संरेखीय नहीं है, और a प्लस बी और b प्लस सी क्रमशः c व a से संरेखीय हैं, ठीक है। तब a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश बराबर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है? a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश कितना होगा। चलिए देखें भाई कैसे करेंगे भाई हम इसको हल। हाँ तो बेटा इसे हल करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा a प्लस बी सी से संरेखीय है। अच्छा, a प्लस बी सी से संरेखीय का मतलब a प्लस बी सदिश को c से एक अदिश से गुणा करके जो है उस रूप में लिखा जा सकता है, और इसी प्रकार से b प्लस सी a से जो है वो संरेखीय है, तो इसको म्यू टाइम्स ऑफ a सदिश के रूप में लिख सकता हूं। अब मैंने इन दोनों को देखो घटा दिया। अच्छा, मैं इन दोनों को घटाऊंगा, b सदिश से b सदिश तो कटेगा, क्या बचेगा? a माइनस सी बराबर लैम्डा सी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ a। a वाले अगर मैं एक साथ ले लूं तो a सदिश है 1 प्लस म्यू और c सदिश के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो क्वेश्चन कह रहा है a b c में से कोई भी 2 संरेखीय नहीं है। अच्छा, a और c असंरेखीय हैं। a सदिश और c सदिश कैसे हैं? असंरेखीय। तो अगर ये असंरेखीय हैं
तो इसका मतलब मैं इसको रैखिक रूप से एक दूसरे पे निर्भर नहीं करवा सकता हूं। तो हम ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया एक्स ए प्लस वाई बी प्राइम का, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हमने लिखा था इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 प्लस म्यू भी 0 होना चाहिए और 1 प्लस लैम्डा भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू -1 और लैम्डा की वैल्यू -1 मिल गई। अब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, मान लो म्यू रख दो या लैम्डा रख दो। आपने लैम्डा को -1 जैसे ही पहले समीकरण में रखा तो आपको मिलेगा a प्लस बी बराबर -c या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मतलब इन तीनों सदिशों का योग जो है वो एक शून्य सदिश आ रहा है। यही हमसे पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो बेटा ये जो चीजें हैं असंरेखीय होना और ये इसके जो कंसेप्ट मैंने बताया एक्स ए प्लस वाई बी, ए और बी अगर असंरेखीय है तो एक्स और वाई को 0 होना ही है। उसी से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम आगे बढ़कर सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज हमें पढ़नी है, प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। उसे हम कहते हैं समतलीय सदिश। क्या कहते हैं? समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर्स। समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर्स। नाम से देखो समतलीय, समतलीय मतलब समान तल में। तो ऐसे सदिश जो समान तल में होते हैं उनको हम समतलीय सदिश कहते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसे सदिश जिनका रेखाखंड एक समतल के समानांतर है। एक समतल है, ये समतल है मान लो, ठीक है ना। ये ऐसे मान लो जहां मैं खड़ा हूं, जमीन, आप लोग जहां बैठे हो, जो फ्लोर है, जो जमीन है, वो एक समतल है। अब उस समतल के समानांतर, उस समतल के समानांतर आप कितने भी सदिश बना दो, ऐसे बना दो, एक ये बन गया, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, तो उनका रेखाखंड उस समतल के समानांतर यदि होगा तो ये सभी सदिश जो होंगे, है ना, ये सभी सदिश समतलीय होंगे। अच्छा, हम ध्यान रखें, बात करते हैं सदिशों में, जो गणित में बात करते हैं बेटा, वो मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर्स की हम बात करते हैं। ध्यान रखेंगे, मैं अभी समझा देता हूं, ठीक है। तो यदि सदिशों के रेखाखंड एक समतल के समानांतर, एक समतल के समानांतर है, तब वह सदिश समतलीय कहलाएंगे, समतलीय होते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। समतलीय होते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये एक समतल है, ठीक है। अब इस समतल में कितने भी आप सदिश बना लो, जैसे ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, तो सदिशों का समानांतर होना जरूरी नहीं है, सदिशों का एक समतल में होना या उनके रेखाखंड का एक समतल के समानांतर होना जरूरी है। समझ में आ गए? तो ये सभी सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था मुक्त सदिश की, फ्री वेक्टर्स। तो जो हम बात करते हैं बेटा, वो फ्री वेक्टर्स की बात करते हैं। फ्री वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनको हम स्पेस में से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। दिशा नहीं बदल रही, उसका परिमाण नहीं बदल रहा। हम इधर से उठाकर इस सदिश को यहाँ ले आए, उसके समानांतर उसे मूव कर करके कैसे भी लाएं, ऐसे वेक्टर्स मुक्त वेक्टर्स होते हैं। तो मान लो इस जमीन पर एक सदिश पड़ा है, एक छत पर एक सदिश पड़ा है, उस छत वाले सदिश को उठाकर मैं यहाँ ले आऊं, ऐसे, है ना, छत पे और इस पे, छत पर है और ऐसे, तो ये
आपस में जो दोनों समतल है समानांतर है, तो इस अगर समानांतर है तो इसका मतलब इनका जो रेखाखंड है वो भी परस्पर समानांतर हो गया, तो ये दोनों सदिश समतलीय होंगे, है ना। तो दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं समझ में आ गया? फ्री वेक्टर्स जिनको हम उठाकर स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स होते हैं, इसी की हम बात करते हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था दो सदिश सदैव समतलीय होंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है भाई। 3 की बात आती है तो कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, वो हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पर दो सदिश तो हमेशा हमेशा समतलीय होंगे, कहीं पर भी पढ़े हो उठाकर रख दो एक साथ, एक ना एक समतल जरूर होगा जो जिसमें वो दोनों सदिश को रखा जा सकता होगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हो गया समतलीय सदिश। अच्छा, अब मैं ऐसी ही बात अगर तुम आपसे कुछ पूछूं, एक समतल के लंबवत, है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, चलो एक नोट डाल के लिख सकते हो अपनी नाम। एक समतल के लंबवत, एक समतल के लंबवत कुल डैश इकाई सदिश होंगे। क्या सोचना है मैं बता रहा हूं आपको। एक समतल है, वही जमीन ले लेते हैं जहां हम बैठे हैं, जमीन, ये सब मैं चीजें कर रहा था, आपको विजुअलाइज सोचना होगा थोड़ा थोड़ा। तो इस समतल के लंबवत कितने इकाई सदिश होंगे ये हमें सोचना है, इकाई सदिश, ठीक है। तो ये मान लो ये एक सदिश है जो इकाई लंबाई का है, ठीक है, और ये कॉपी ले लेते हैं, ये एक समतल है, ठीक है, ये एक समतल है, और व्हाइट से दिखे पिंक चौक ले लेता हूँ, ब्लू चौक ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक इकाई सदिश है। अच्छा, इकाई सदिश समतल के लंबवत होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने इसकी दिशा मान लो ऊपर की तरफ रखी है। अच्छा, अब ये कहीं पर भी पड़ा हो दुनिया में, ये कहीं पर भी पड़ा हो, या इस प्लेन में, इस समतल में मैं इसको कहीं भी हिलाऊं, मुख्य सदिश है, इसको सदिश को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हिलाने से इस समतल के लंबवत, जब तक मैं इसकी दिशा नहीं बदल रहा हूं ये सदिश नहीं बदलेगा। तो एक सदिश हो गया जो इसके लंबवत है, और एक और होगा जब मैं उसकी दिशा चेंज कर दूंगा नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, बस। अब नीचे की तरफ कहीं भी हिलाओ वो सदिश समान है, ऊपर की तरफ ऐसे कहीं भी ले जाओ वो समान है। तो एक समतल के लंबवत कुल कितने इकाई सदिश, इकाई क्योंकि लिखा है, अगर इकाई नहीं लिखा होता तो बेटा अनंत हो सकते थे, क्योंकि इस समतल के लंबवत अगर मैं एक इकाई का लूं, 2 3 4 5 कितनी भी इकाई के, फिर तो अनंत ऐसे सदिश बन सकते हैं, ठीक है। तो एक समतल के लंबवत कुल 2 इकाई सदिश होंगे, ये तय है। समझ में आ गई बात। ये मान लो समतल है, ये मैंने बनाया समतल के लंबवत, मान लो n कैप लिख रहा हूं, n कैप मतलब नॉर्मल वेक्टर, मान लो n कैप, a कैप, कुछ भी ले लो, कैप मतलब इकाई सदिश, और एक ऊपरी डायरेक्शन में होगा और एक बिल्कुल ऐसे ही, इसको मैं -n कैप लिख सकता हूं, तो ये भी इसके लंबवत समतल के नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो एक समतल के लंबवत 2 इकाई सदिश हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक रेखा के लंबवत, एक रेखा के लंबवत कुल कितने इकाई सदिश होंगे, चलो ये चीज सोचो बेटा, सोचो सोचो सोचो। अभी तो मैंने आपको जो बताया था वो किसके लंबवत बताया था, समतल के। अब एक रेखा के, मान लो ये रेखा है ना, सरल रेखा है, ऐसे जा रही है, ये एक सरल रेखा ऐसे, ठीक है। अब इसके लंबवत ये एक इकाई सदिश है, ये एक इकाई सदिश मैंने इस पे लगाया। अच्छा, अब इसको ना घुमाना शुरू करो बेटा, ऐसे इकाई सदिश को, तो जैसे ही आपने घुमाना शुरू हुआ इसकी दिशा बदल गई। देखो ऐसे मूव करने से तो दिशा नहीं बदल रही, पर ऐसे घुमाने से, हर एक कोण के चेंज होने से सदिश का एंगल जो है डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, तो कितने सदिश हो सकते हैं ऐसे, कुल अनंत सदिश हो सकते हैं। इसको घुमाते जाओ तो एक रेखा के लंबवत कुल अनंत इकाई सदिश हो सकते हैं। मान लो ये तो रेखा थी और ये इसके लंबवत n कैप एक सदिश था। अब इसको अगर आपने घुमा दिया 360 डिग्री से, तो ऐसे हर जो वेक्टर बनेंगे उनकी दिशा बदलती जाएगी, तो ऐसी अनंत दिशाएं हो सकती हैं, तो कुल अनंत इकाई सदिश हो सकते हैं,
ठीक है बेटा, समतल के लंबवत 2, रेखा के लंबवत अनंत इकाई सदिश हमेशा होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है समतलीय सदिश की, मुक्त सदिश क्या होते हैं, ये सब हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि हम एक वेक्टर को जो है 3D स्पेस में जो है कैसे जो है लिख सकते हैं। किसी भी सदिश को एक 3D स्पेस में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा उसके लिए हमें 3 अक्ष बनाने होंगे। ठीक है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x, y, और हम जानते हैं x, y और z आपस में लंबवत होते हैं। अब ये 3D है, अब आप ये कैसे समझोगे? अब आपको समझना है तो आप ऐसे समझो, जिस कमरे में बैठे हो, तो जिस कमरे में बैठे हो तो नीचे वाली ये जो सामने वाली है ये x अक्ष हो गई, दीवार का वो वाला जो कोना है वो y अक्ष हो गई, ओ सॉरी ये x अक्ष हो गई, ये जो ऊपर जा रही है y अक्ष हो गई, और जो सामने जा रहा है ये z अक्ष हो गई। समझ में आया? ये ऐसे समझो, जैसे ये x अक्ष है, ये x अक्ष, ये वाली जो है ये इसके लंबवत y अक्ष, और ये मैंने एक सामने रखी है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, ये तीनों लंबवत हैं, ये z अक्ष हो गई। अच्छा, x y z की दिशा भी जो है ये फिक्स है बेटा, ऐसे अपने मन से नहीं कर सकते हैं। कैसे आती है x x y अक्ष और z अक्ष की दिशा? x की डायरेक्शन से उंगलियां रखो और y की तरफ क्रॉस करना, क्रॉस प्रोडक्ट सिखाते हैं ना फिजिक्स में, उंगलियां मोड़ो, राइट हैंड थंब रूल जो बोलते हैं। x अक्ष की दिशा से y की दिशा में उंगलियों को मोड़ोगे तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो z अक्ष देगी। तो ये z अक्ष है, बोर्ड के ऐसे बाहर आ रहा है, अब मैं दिखा तो ऐसे ही सकता हूँ ना, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ठीक है, अब देखो x अक्ष, अच्छा इसकी दिशा में एक इकाई सदिश i कैप लिखते हैं, इधर j कैप लिखते हैं, इधर k कैप लिखते हैं। अब मैं जो बना रहा हूं वो लोग आप एक बार मैं बना लूं, फिर आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से जो है डायग्राम बनाया। ये मूल बिंदु ओरिजिन, इसके निर्देशांक 0, 0, 0। ये x अक्ष पर जो बिंदु है इसको a पॉइंट मान लेता हूँ। ये मान लेता हूँ कि ये जो लंबाई थी ये 1 इकाई की थी, a इकाई की थी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके निर्देशांक होंगे बेटा a, 0, 0, x अक्ष पर है ना, तो x निर्देशांक आएगा, y और z 0 आ जाएंगे। y के निर्देशांक होंगे, इसको इस लंबाई को मैं b मान लेता हूँ, तो ये 0, b, 0 इसके निर्देशांक होंगे, और ये जो साइड है इसकी लंबाई c मान लेता हूँ, तो z एक्स पर इसके निर्देशांक 0, 0, c के बराबर। ठीक है, अब मैं जो जो पूछूं उसके निर्देशांक आपने बताने हैं। क्या आप a, b, इसको b पॉइंट मान लेते हैं, इसको c पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी कर लो, इसको d पॉइंट मान लेते हैं। चलो d के निर्देशांक बताएंगे बच्चों। d जो पॉइंट है वो x y समतल में है ना, विजुलाइज करो पीछे की तरफ, एक्स वाई समतल है, तो एक्स वाई समतल में अगर होगा तो उसका ए कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये मान लो ई पॉइंट है, ई के निर्देशांक, ई कौन सा समतल है बेटा? एक्स जेड, तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट इसका आएगा एक्स सॉरी ए, 0, सी। अच्छा, अगर मैं ई इसको एफ मान लेता हूं, एफ के निर्देशांक बोलूं, तो ये जो एफ बिंदु है बेटा ये वाई जेड समतल में है, तो वाई जेड समतल में तो एक्स 0 बाकी b, c, और ये जो है g पॉइंट, ये जो है g पॉइंट, इसका निर्देशांक क्या होगा बेटा? अब ये हवा में है, जैसे बॉक्स मैंने बताया था, कमरे को बॉक्स मान लो, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष, तो इस बॉक्स का जो इधर से लेकर है ना विकर्ण बनाओ सीधा दूसरे एंड पर, इस कोने से दूसरा, तो वो g पॉइंट है। ठीक है, ये a था, ये b था, ये c था, तो उसका कोऑर्डिनेट a, b, c आएगा ना, 3D में ऐसे वेक्टर जो जाएगा, तो मूल बिंदु से जब मैं g को जोड़ूंगा ऐसे, तो ये जो सदिश आएगा ये होगा a, b, c इसका पॉइंट, तो ये जो OG वेक्टर होगा। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से
आपके बेहतर मंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, ए आई कैप, ए इकाई तो इसका जो था ए इकाई एक्स अक्ष की दिशा में था, प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस तरह से हम वेक्टर को 3D में जो है लिख सकते हैं, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, क्या इस सदिश की लंबाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं? चाहे तो हम ज्योमेट्री लगाकर बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं पहले बता देता हूं, अगर इसका परिमाण निकालना है, ओ जी वेक्टर का परिमाण, तो उसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। ये किसी भी सदिश की अगर लंबाई हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये प्रूफ करना चाहते हो तो बेटा प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको। अगर आप O से लेकर E को ज्वाइन करो, क्या आप OE की लंबाई बता सकते हो मेरे को कितनी होगी? बिल्कुल, ये जो नीचे वाला आयत है ये इसका विकर्ण है। अच्छा, इस आयत में ये लंबाई C है और ये लंबाई A है, तो बेटा ये विकर्ण कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। की लंबत है ना सब, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो लंबाई है, ये लंबाई किसके बराबर है? B के बराबर। ये लंबाई किसके बराबर है? B के बराबर। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और ये B, तो ये जो विकर्ण होगा, अब ये भी लंबत है, तो ये जो लंबाई होगी OG विकर्ण की जो लंबाई होगी वो पाइथागोरस नियम लगाऊंगा अगर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो OG विकर्ण की लंबाई आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ज्योमेट्री से ये जो है अपन जो है रिप्रेजेंट तो कर सकते ही हैं, ठीक है भाई। तो ये हम स्पेस में किसी भी विकर्ण को, किसी भी बिंदु का जो है अपन वेक्टर कैसे लिखते हैं वो अपन ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आता है वो आता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब क्या होता है भाई ये स्थिति सदिश? देखो, स्थिति सदिश ये होता है, मान लो कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ठीक है। O को मूल बिंदु से जब मैंने किसी भी बिंदु को जोड़ा तो सदिश बना वो A वेक्टर था। तो जो ये A वेक्टर है या ये OA वेक्टर है, इसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ये A बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है तो उस बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ो, मूल बिंदु से जोड़ के जो सदिश आता है O से A तक डायरेक्शन जाना, मूल बिंदु हमेशा प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए और जिस बिंदु की स्थिति निकालनी है वो अंतिम बिंदु होना चाहिए। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सदिश बनाया, वो उस बिंदु की स्थिति को दर्शाता है, उसको स्थिति सदिश कहा जाता है। ए वेक्टर ए का स्थिति सदिश हो गया, और ऐसे ये बी है मान लो, तो जो बी वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है, तो ये जो बी वेक्टर होगा ओ बी, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, मतलब बी बिंदु का स्थिति सदिश। समझ में आ गई बात? किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश को मूल बिंदु से जोड़ के उसकी स्थिति बताई जाती है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं, ध्यान रखना, इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो ये बनेगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे? बी ए वेक्टर। क्या बोलेंगे? बी ए वेक्टर। बी से शुरू हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, ऐसे लिखेंगे, सब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। तो ये जो बी ए वेक्टर होता है इसको अपन लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो जिस बिंदु पे खत्म होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल जहां से शुरू हो रहा है उसका स्थिति सदिश घटा देते हैं तो हमें बी ए वेक्टर मिलता है। तो बी ए वेक्टर को बेटा कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जहां खत्म हो रहा है वो पहले, जहां से शुरू हुआ है वो बाद में, है ना। उन दोनों के स्थिति सदिशों का अंतर जो होता है उससे हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जैसे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब इस बिंदु पे जब भी, जैसे मान लो आपको कहीं पर भी
ऐसे लिखकर दे रहा है कि ए और ए का ए वेक्टर है, मतलब ये ए का स्थिति संदेश है जब एक बिंदु का ये पोजीशन वेक्टर है और दो बिंदुओं के बीच का मान लो ये ए था और ये बी था और ये वी वेक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब ये वी वेक्टर किसके बराबर हुआ बेटा, बी का स्थिति संदेश माइनस ए का स्थिति संदेश। अगर ये ऐसे डायरेक्शन है तो हम उसे बी का स्थिति संदेश, अब मूल बिंदु तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मान लो ये मूल बिंदु था, है ना, तो मूल बिंदु से जब मैंने बी और ए को जोड़ा तो जो वी वेक्टर होगा ये बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश के बराबर होगा। ये दोनों में जो है अंतर है, ठीक है। तो स्थिति सदिश क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, अब स्थिति सदिश के बाद जो हमें देखना है वो है एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक विभाजन सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। वैसे तो ये 3D में भी आएगा पर ठीक है मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक बिंदु A है ना, जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 है, तो बेसिकली अगर इसका स्थिति सदिश A वेक्टर है तो मैं A वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और एक बिंदु B है जिसका स्थिति संदेश B वेक्टर है और इसके निर्देशांक x2 y2 z2 के बराबर है, तो B सदिश को मैं लिख सकता हूँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी वेक्टर क्या है, तो हम जानते हैं ए बी वेक्टर आपको बताया था, इसका वेक्टर जो है इसका स्थिति संदेश माइनस इसका स्थिति संदेश, मतलब वो आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अच्छा, a और b की बीच की जो दूरी होगी ए बी, क्या वो ए बी सदिश का परिमाण होगा कि नहीं होगा, तो इसका परिमाण अभी हमने फॉर्मूला यहाँ डिराइव किया था, वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कोई खास बात नहीं है, वैसे भी हमें पता है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला जो हम आते हैं वो है विभाजन सूत्र, ठीक है। अगला जो हम आते हैं उसे कहते हैं विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला भी हम इसे कहते हैं। क्या हम इसे कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इसमें जो हम पहले पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन मतलब इंटरनल डिवीजन। सबने 2D जब पढ़ी होगी तो ये बिल्कुल पढ़ा ही होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, बस अब इस सदिश के रूप में हमें लिखना है। मान लीजिए ए बिंदु है जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, ये बी बिंदु है जिसका स्थिति सदिश बी वेक्टर है, ठीक है। स्थिति सदिश मतलब यहाँ कहीं ये मूल बिंदु था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, बी में बीच में, ए और बी के बीच में अंततः उनको एक पी बिंदु जिसका स्थिति सदिश पी वेक्टर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। और आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है, यदि ए पी अपॉन पी बी इनकी लंबाई का जो अनुपात है वो m/n है। ए पी और पी बी की जो लंबाई है इसका अनुपात m/n है, ये m और ये n रेशियो है ना, लंबाई नहीं है, ये m/n की रेशियो। तो ये लंबाई अगर आप देखो तो ये m लैम्डा n लैम्डा करके कुछ होगा, अनुपात दोगे लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। तो p का जो स्थिति संदेश होगा वो क्या लिखते हैं बेटा, m होगा b से गुणा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम हमें समझ में आता है, बिल्कुल रट लेना है। स्थिति कोई प्रूफ की कोई खास जरूरत है नहीं, हमने 2D में कराई था इसको। तो p का स्थिति संदेश m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n, इसे कहते हैं अंततः विभाजन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो वही ए और बी बिंदु तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। ए बिंदु का
स्थिति संदिश ए वेक्टर, बी बिंदु का स्थिति संदिश बी वेक्टर। अब कहीं बाहर एक क्यू पॉइंट ऐसा है, बाहर कहीं एक क्यू पॉइंट ए और बी के बाहर है ना, इसलिए बाहर विभाजन कहते हैं। इस प्रकार से है कि आपको दे रखा है ए बी अपॉन बी क्यू का अनुपात m/n का है। समझ में आया? मतलब a से लेकर q तक की दूरी अगर m लैम्डा है तो b से लेकर q तक की दूरी n लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो q का जो स्थिति सदिश आता है बेटा वो क्या आता है, m इंटू बी माइनस n इंटू ए अपॉन m माइनस n। ठीक है, इसमें जो अनुपात है उसको अपन ऋणात्मक मानते हैं। तो अगर कोई बिंदु दो दिए हुए बिंदु को λ/1 के अनुपात में विभाजन दे रहा है, जहां लैम्डा अगर ऋणात्मक है इसका मतलब वो बाहर्य विभाजन होगा। पॉजिटिव अगर लैम्डा है, m/n का रेशियो पॉजिटिव है तो वो अंततः विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा विभाजन सूत्र। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, सदिश की परिभाषा पढ़ी, सदिश कितने प्रकार के अलग अलग जो प्रकार है उनकी परिभाषाएं देखी, स्थिति सदिश देखा। ठीक है, संरेखीय सदिश, असंरेखीय सदिश कैसे अपन लिखते हैं, ये सब चीजें, और विभाजन सूत्र जो है इसके जो हमने फॉर्मूले हैं ये सब हमने देखे। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।